ऋचा वर्मा भी जुड़ी हैं आज। नमस्ते ऋचा जी। प्रणाम दीदी। नमस्ते जी सबको। देखो, मैं तो समझ रहा था कि आज अचानक हमने जो यह आयोजन किया है, डॉक्टर मंजू सक्सेना से बात हुई थी। आहूजा, संजीव आहूजा कोई है, तो अचानक हमने आयोजन केवल मंजू सक्सेना जी के साथ मिलकर, उनकी भी एक संस्था चलती है अखिल भारतीय लघु कथा कक्ष, तो हमको लगता है कि कभी कभी दोनों मिलकर ही अब कोई आयोजन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब रचनाकार तो वही रहते हैं, केवल संस्था के नाम अलग अलग हो जाते हैं। और यह आयोजन अचानक के मात्र 2-4 घंटा पहले हम लोगों ने विचार विमर्श किया। मंजू सक्सेना जब कही कि इस तरह का आयोजन, हमने उनसे स्वीकृति लिया। हालांकि हमने उनकी स्वीकृति का इंतज़ार भी नहीं किया। मुझे लगा कि देर तो है ही, जल्दी में यदि हम 2-4 लोगों को बुला लें तो एक छोटी सी गोष्ठी हो जाएगी। रात का समय है और इस समय थोड़ा तो खाना वाना तो महिला लोग बना ही लेती हैं, पुरुष लोग पता नहीं इकट्ठे हो ना हो। एक आदमी हालांकि हो गया है, तो आपस में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कोई लोक कथा पाठ नहीं, क्योंकि लोक कथा पाठ तो हम लोग करते ही रहते हैं। आज 30-40 मिनट में हम लोग यह विचार विमर्श करेंगे। लोग अपने अपने सवाल लेकर लोग आए। हमने कहा था कि लोक कथा पर आप अपने ढंग से अपना सवाल लेकर आइए और 5 मिनट 6 मिनट आप विचार दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आते आते मुझे लगा, हालांकि काफ़ी लोग जुड़ जा रहे हैं, प्रसन्नता की बात है। चलिए, एक बार पहले भी ट्राई किया तो आप ही लोग नहीं जुड़े थे। हाँ हाँ, मैंने भी ट्राई किया बहुत देर से। अच्छा अच्छा। 9:32 पर। तो मैं और मैं तो, मुझे तो लग रहा था कि आज लोग कहें कि अचानक गोष्ठी आई है, गोष्ठी होगी भी कि नहीं होगी। तो मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था, लेकिन मैं कहा कोई आए या ना आए, क्योंकि यह कार्यक्रम अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका पेज पर भी लाइव हो रहा है, तो मैं तो 15-20 मिनट जो कुछ बोलूँगा और उसको लाइव कर लूँगा। लेकिन आज जब इतने लोग इकट्ठे हो गए तो मुझे लगा कि वास्तव में यह तो एक संगोष्ठी का रूप हो गया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आज बहुत अच्छे अच्छे हमारे मंच पर जितने भी हैं, कई अच्छे प्रतिष्ठित लोग कथाकार लोग हैं, और हम लोग को मिलने का यही एक जगह होता है। ये तो अच्छा है कि हम लोग दूर दूर में बैठे हुए भी जब चाहते हैं एक दूसरे से मिल लेते हैं। कोई घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। और नहीं तो एक शहर में भी जब आयोजन होता है और कोई दूसरे मोहल्ला में बुला ले तो सोचना पड़ता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, सोशल मीडिया का एक यह लाभ है जिसका हम लोग लाभ उठाते रहते हैं। तो आज मंजू सक्सेना जी इसमें अतिथि है और अध्यक्षता क्या बनाना है, ये एक छोटी सी संगोष्ठी है। सब लोग अब सब लोग ही हमारे अतिथि हैं आज। बस ये है कि हम ये सोचे कि आप लोग क्या सोच के आए हैं आज गोष्ठी में, हम ये जानना चाहते हैं। आज लोग कथा पाठ नहीं करना चाहेंगे। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे लगता है समय उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अभी हम सीधे योगराज प्रभाकर तो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, विद्वान हैं और बड़ी धड़ल्ले से बोलते हैं। जो बोलते हैं वो कोई लाग लपेट नहीं करते, वो तो पहले आके बोल देते मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूँगा। तो ऐसे प्रखर साहित्यकार जब मंच पर आते हैं तो उनके 2-4 शब्द भी बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो उन्होंने सीधे हमको लिखा, हमने जब आमंत्रित किया तो उन्होंने सीधे लिखा कि सिद्धेश्वर जी, देखिए अभी मेरे पास मैसेज है भी, उन्होंने सीधे यही लिखा, मैं आपको दिखलाता हूँ। उन्होंने, जब हमने उन्हें आमंत्रित किया हाँ,
तो उन्होंने सीधा सीधा 2 लाइन लिखा। मंजू सक्सेना जी नज़र आ रही है, समझे ना मंजू सक्सेना जी? जब योगराज प्रभाकर को हमने लिखा, आज के कार्यक्रम के बारे में उनको सूचना मिली, हम तो जानते थे कि वो आ भी नहीं पाएंगे, इस व्यवस्था बहुत आ जाते तो बहुत बड़ी बात है, पिछली बढ़ा गए, लेकिन वो आते। लेकिन उन्होंने 1 लाइन लिखा है कि सिद्धेश्वर भाई जी, मैं 19 जून को लघु कथा दिवस के रूप में मनाता ही नहीं। देखिए कितने बड़ा सवाल उन्होंने कर दिया। 19 जून को जहाँ तमाम लघु कथा का मठाधीश से लेकर और लघु कथा का जो पुरोधा अपने को मानते हैं, हालांकि मैं भी आश्चर्यचकित इसीलिए था कि मैं भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, झूठ क्या बोलूँ। 19 जून को ही क्यों हम लोग लघु कथा दिवस, विश्व लघु कथा दिवस मनाते हैं? मुझे लगा शायद आप लोगों में से कोई लोग जानते होंगे तो बतलाएंगे। और आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा भी हुए, सोचे कि लघु कथा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन लघु कथा के बारे में चर्चा क्या करेंगे? योगराज प्रभाकर जी ने ऐसा सवाल रख दिया कि अब उसी पर हमको लगता है कि चर्चा यदि हम लोग कर ले तो बहुत बड़ी बात है कि 19 जून को फिर अगली बार से हम लोग लघु कथा दिवस मनाए कि ना मनाए। ये आज के दिन ये सोचना बहुत मायने रखता है। इन्होंने लिखा है कि सिद्धेश्वर जी, मैं 19 जून को लघु कथा दिवस के रूप में मनाता ही नहीं। तो हम लोग हो सकता है भाई इनके व्यक्तिगत विचार होगी, सबसे बड़ा गुरु से पूछे। कहा कि यहाँ जो लोग, यहाँ तो परंपरा ये हो गई है कि एक साहित्यकार यदि कुछ बनाने कहने लगा तो आंख मूंद के सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और मैं भी सही में मुझे लगा कि होता होगा लोक कथा विश्व दिवस, सब जानकारी हमको थोड़े है। जो मना रहे तो कुछ कहीं कोई बात होगी तब ना होंगे ये। अब किस लिए मनाती है हमको भी नहीं पता था। तो सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि मैं आधा घंटा से मैं खोजता रहा, सबसे बड़े गुरु के पास पहुंच गया। अब बोलिए सोशल मीडिया में सबसे बड़ा गुरु कौन है? गूगल है। गूगल में आप कुछ भी डालिए वो बता देगा। हमको चलो लघु कथा दिवस के बारे में जब पूछ ले भाई, 19 जून को ही लघु कथा दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। पूरा मैं खोजता रह गया। लेकिन सबसे बड़ा गुरु जो हमारे सोशल मीडिया के हैं, उन्होंने 19 जून को लघु कथा के दिवस के रूप में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये कहाँ से लोग खोज के ले आए हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं लगा तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि 19 तारीख को हम लोग हिंदी लघु कथा दिवस जो लोग मना रहे हैं, उसके सामने ही हम यह सवाल रखें कि जब हमारे गूगल के गुरु में ये हो सकता है आप लोग की जानकारी में होता, आप लोग बताइएगा भी, हम चर्चा आप लोग से भी करेंगे। लेकिन हमको जो जानकारी मिली गूगल के माध्यम से, वो कहता है, गूगल में लिखता है कि गूगल में पूरा हमने देखा तो 19 तारीख को उन्होंने क्या मनाया है? लघु कथा दिवस नहीं मनाया है। लघु कथा दिवस के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं है। लघु कथा की स्थापना कब हुई, लघु कथा कब से शुरू, पहली लघु कथा क्या है, ये सब बात मिल जाएगी। लेकिन लघु कथा दिवस, विश्व लघु कथा दिवस के बारे में कहीं जानकारी नहीं है। 19 जून को जो मनाई जाती है पूरे विश्व में, वो मनाई जाती है नेशनल रीडिंग डे। नेशनल रीडिंग डे ये गूगल बतलाता है। क्यों नेशनल रीडिंग डे मनाते हैं उसके बारे में जिक्र है बहुत सारी, वो तो आप लोग गूगल में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमने तत्काल जो लिखा, तो मैंने लिखा कि लघु कथा दिवस की प्रासंगिकता क्या है। हम जो बोल रहे हैं उसको दो चार लाइन सुन लीजिए, उसके बाद हम आप लोग का विचार जानना चाहेंगे। आप लोग आत्मबंधन कीजिएगा कि लघु कथा दिवस 19 जून को क्यों मनाया जाता है, इसका आरंभ कहाँ और कब हुआ। सवाल है आप लोग से, विचार मंथन आज करना है। हम बहुत लंबी गोष्ठी आज नहीं ले जाएंगे। आज ऋचा वर्मा भी आज आई हुई हैं, आज बड़ी मंथन कर रही थी कि आज हम कुछ बोलेंगे। सर पिछली बार तो हम योगराज प्रभाकर जी के गोष्ठी में आना चाहते थे, वंचित रह गए, आज हम जरूर आएंगे। तो आज तो आई है। योगराज प्रभाकर तो पल ही कह दिए कि हम दिवस मनाते नहीं, भाग गए। तो अब हम लोग मंथन करना है। हम कह के नहीं चले गए, योगराज प्रभाकर जी आ गए। बहुत स्वागत है भाई योगराज प्रभाकर जी। अभी आपके ही बारे में चर्चा में कर रहा था। बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आप आ गए, धन्य हो गए। ये छोटी सी गोष्ठी बहुत बड़ी गोष्ठी हो गई। प्रणाम सर। अभी योगराज प्रभाकर जी, मैं आपके बारे में ही जिक्र कर रहा था कि योगराज प्रभाकर जी का जब हमें मैसेज मिला, मैं अभी बताया था तुरंत, आप आ गए, इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि योगराज प्रभाकर जी ने लिखा, बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत ठोक ठाक के बोलते हैं।
ये तो उनका स्नेह आत्मीयता है कि देखिए ना कहते हुए भी उपस्थित हो गए हैं हमारे मंच पर। उन्होंने सीधे हमें लिखा, सिद्धेश्वर भाई जी मैं 19 जून को लघु कथा दिवस के रूप में मनाता ही नहीं। बहुत बड़ी बात कहा योगराज प्रभाकर जी, मैं आपकी बात को समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे आपसे ही जानकारी मिली कि लघु कथा दिवस तो कोई 19 जून होता ही नहीं है। तो मैंने इन लोग को बताया कि मैं इसको जानने के लिए मैं सोचा कि सबसे बड़े गुरु के पास जाऊं, हो सकता है योगराज प्रभाकर जी बोलते होंगे अपनी तरफ से। तो हमने सबसे बड़े गुरु, सोशल मीडिया के सबसे बड़ा गुरु, हमने गूगल के पास गया और गूगल में हम आधा घंटा से तलाशते रहे, कहीं 19 जून में को नहीं मिला लघु कथा दिवस के रूप में। तब मुझे लगा कि भाई योगराज प्रभाकर जी जो बोलते हैं बहुत खड़ा खड़ा और सही बात बोलते हैं, एकदम सटीक बात बोलते हैं। आप हमारे पास मंच पर उपस्थित हो गए, बड़ा अच्छा लगा कि आज आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे ही। और आपको ही हम आज आपको ही अध्यक्ष मुख्य अतिथि जो कहिए मैं आपको ही बनाता हूँ। अभी हम बिना अध्यक्षता बिना मुख्य अतिथि के कर रहे थे, विचार मंथन कर रहे थे। तो हमने लिखा कि गूगल मीट, गूगल पर जाने के बाद उसने यही बताया 19 जून में कोई लघु कथा दिवस नहीं है। लोग मनाते, पता नहीं क्यों मनाते, कैसे मनाते, हम लोग आज इसी पर चर्चा कर लेंगे। हमें और आज लोक कथा पाठ नहीं करने, हम तो बल्कि सोच रहे थे कि आप ही के लोक कथा हम लेकर निकाल कर रखे हुए थे कि कुछ नहीं होता आपकी लोक कथा पढ़ देंगे। लेकिन अब इतने लोग मिल गए, इतने लोग जुड़ गए हैं कि बड़ा बहुत अच्छा विषय मिल गया। तो हमने लिखा कि 19 तारीख को गूगल कहता है कि लघु कथा दिवस नहीं बल्कि 19 तारीख को नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग डे। अब नेशनल रीडिंग डे को आप भी कैसे लघु कथा में बदल दिया, मैं नहीं कर सकता। इसमें आप ही कुछ जानकारी दीजिएगा, मैं सीधे आपके पास आऊँगा। छोटा सा विचार जो मैं अब शुरू करने जा रहा था, मैं कह रहा था कि लघु कथा दिवस की क्या प्रासंगिकता है, लघु कथा दिवस 19 जून को क्यों मनाया जाता है। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा, अभी जो लोग बोलेंगे तब खोलिएगा। लघु कथा दिवस 19 जून को क्यों मनाया जाता है, इसका आरंभ कहाँ और कब हुआ। हमारे जैसे बुद्धिजीवियों की स्थिति भी यह है कि बिना ताक झाँक किए, बिना पूरी जानकारी लिए किसी ने कह दिया कि 19 जून को होता है लघु कथा दिवस, फिर क्या है। अब जैसे लेख मजूसा में विभा रानी श्रीवास्तव हमेशा हर साल लघु कथा दिवस मनाती है, तो हमको लगा भाई होती हो कोई लोग, हो सकता है हमारा कम ज्ञान है, विभा रानी जी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती होंगी, ध्रुव कुमार थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। लेकिन हम लोग 19 जून होता है लघु कथा दिवस, फिर क्या है। एक ने कहा, हम लोग मनाना शुरू कर दिए, हम लोग मनाने लगे 19 जून को लघु कथा दिवस। आज के दिन हम इस तक जानना चाहे कि आखिर आज के दिन हम क्यों मनाते हैं लघु कथा दिवस। हमने देखिए कुछ लोगों को आमंत्रित भी किया है आज। अब आज के दिन इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे। लघु कलश के संपादक और वरिष्ठ लघु कथाकार युवराज प्रभाकर ने जब कहा कि सिद्धेश्वर जी मैं 19 जून को लघु कथा दिवस के रूप में नहीं स्वीकार करता, जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं सोचा इस दिन इस सवाल पर क्यों ना हम विचार विमर्श करें। और इसलिए आज हम अचानक आप लोग को, कुछ लोग को हमने उपस्थित किया है। डॉक्टर मंजू सक्सेना जो अखिल भारतीय लघु कथा कक्ष चलाती है, उसके तत्वाधान में और अपनी संस्था अवसर साहित्य दैनिक पत्रिका के तत्वाधान में हम यह छोटी से विचार गोष्ठी आयोजित किए हैं। और इसको यह लाइव हो रहा है फेसबुक पर। अवसर साहित्य दैनिक पत्रिका में काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ भी दौड़ा है। और जानकारी हासिल करने के लिए मैं सोशल मीडिया के विश्वविख्यात गुरु गूगल में सर्च करना शुरू किया, जहाँ सारे सवाल के हल मिल जाते हैं। मुझे इस सवाल का हल नहीं मिला। 19 जून को रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है, किंतु लघु कथा दिवस के रूप में नहीं। सारी खोज खबर के बाद भी पता नहीं चला कि लघु कथा के मसीहा, लघु कथा के मठाधीश ने लघु कथा दिवस के रूप में 19 जून का चयन क्यों किया, कैसे किया। निश्चित तौर पर हमें खूब सोच समझ कर ही किसी बात पर विश्वास करना चाहिए, और इसके लिए किसी पर विश्वास करे या ना करे, विश्वविख्यात गुरु गूगल के प्रति विश्वास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें हो सकता है किसी के बारे में ऐसी कोई जानकारी हो, हमारे पास जानकारी ना हो। आज हमारे मंच पर मुख्य अतिथि कहिए, अध्यक्ष कहिए, सारे हमारे योगराज प्रभाकर जी हैं। मैं सबसे पहले उनका ही सुनना चाहूँगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि आपको आ रही है कि नहीं आ रही। आपकी आवाज़ आ रही है योगराज जी? आ रही है तो सुनिए। हाँ, तो पहले मैं आप ही से सुनना चाहूँगा, आपके स्वागत है जी, 19 जून को लघु कथा दिवस
इसलिए मनाया जाता है कि ये माधवराव सप्रे जी का जन्म दिवस है। अच्छा। और एक मुसीबत एक टोकरी मुट्ठी क्या एक अभिता जी क्या नाम है उसका है मुसीबत टोकरी जो है वो लघु कथा जो है उसे हिंदी की पहली लघु कथा माना जाता है। अच्छा। जी जी जी। और मिश्र जी की क्या? भभूति मिश्र जी की क्या? जी 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 सुनिए, भभूति मिश्र जी की नहीं, मैं माधवराव सप्रे जी की बात कर रहा हूँ। मुझे एकदम से उसका शीर्षक याद नहीं आ रहा। एक टोकरी मिट्टी एक मिट्टी टोकरी कुछ इस तरह से था, हाँ हाँ, यही शीर्षक है ना। जी। तो उसको जो है वो पहली लघु कथा माना जा रहा है। मुझे नहीं पता मंजू सक्सेना जी की स्टडी कितनी है या नलिनी जी की स्टडी कितनी है या ऋचा जी की कितनी है या संदीप जी की कितनी है, लेकिन मुझे ये पता कि अनीता रश्मि जी की स्टडी बहुत है। अनीता जी आप ईमानदारी से बताएं वो जो रचना है, मेरे सवाल के दो पॉइंट हैं। अब आप ऑफलाइन ना होइए जवाब देने के टाइम पे, आप ऑनलाइन आइए। पहली बात तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या वो लघु कथा है। दूसरी बात, क्या उस रचना को बतौर लघु कथा प्रकाशित किया गया है? जब वो प्रकाशित हुई क्या उसका शीर्षक लघु कथा था? अगर उसके ऊपर लघु कथा लिखा हुआ था कि हाँ वो लघु कथा है, तब मैं अपने शब्द जो है वापस लेता हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास रहता हूँ मेरे सम्माननीय साथियों, उसके ऊपर लघु कथा नहीं लिखा हुआ था। वो एक छोटी रचना थी जिसको हमने लघु कथा बना दिया। अगर वो लघु कथा है तो भाई फिर अपना उससे पहले भी लघु कथाएं बहुत लिखी। भारतीय तो हरिश्चंद्र जी की लघु कथाएं जो है उनको आप क्या कहेंगे, जो बाकायदा लघु कथा के नाम पे छप हुई हम अपने ये वीणा पत्रिका में, उसको उसे आप क्या कहेंगे बताइए मुझे। तो मैं कैसे मान लूं भाई ये 19 जून जो है वो सिर्फ इस वजह से कि वो अपना ये इनका किसी का जन्मदिन दिवस है तो उसको लघु कथा दिवस मान लीजिए। मैं कैसे मानूं? मैं नहीं मान सकता भाई। नहीं, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। अरे जन्म दिवस किसी का है, उससे लघु कथा का जन्म दिवस से क्या मतलब है? कोई व्यक्ति का, कोई रचनाकार का जन्म दिवस हो सकता है। और वो भी आपने सही सवाल किया है कि वो लघु कथा जब है ही नहीं और लघु कथा के नाम पर प्रकाशित नहीं है। मेरी बात सुनिए, हम मानने के लिए तैयार हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस रचना को क्या लघु कथा के रूप में प्रकाशित किया गया था? जब छपी थी उसके ऊपर लिखा था कि ये लघु कथा है। हम इतने बेवकूफ हैं कि हम जो भी छोटी रचना हमें इसको बताई जाए हम उस पर लघु कथा मान लेते हैं। सही बात है। अगर होना चाहिए भाई। अगर कुछ लोग जो है वो किसी के पीछे लग के ट्रक की बत्ती के पीछे लगे तो क्या हम भी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए? बताइए, क्या ये अकलमंदी है? मैं तो नहीं मानता, मैं कभी भी नहीं मानूंगा। और मेरी बात सुनिए, डॉक्टर रामनिवास मानव भारत के टॉप विद्वानों में से एक है। मंजू सक्सेना जी, उनके ऊपर कम से कम 200 पीएचडी हो चुकी है, कम से कम 200 पीएचडी हो चुकी है, उनके ऊपर डीलिट हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि उससे बहुत साल पहले रचना छप चुकी थी जिसके ऊपर बाकायदा लघु कथा लिखा हुआ था। तो हम कैसे मान लें? ऐसे तो मैं बोल दूंगा ठीक है, और जैसे वो लिखा था अपने किसी पुराण में लिखा हुआ है यम और जमी की कथा, सबसे पहली लघु कथा उसको मान लीजिए जैसे शकुंतला किरण ने लिखा था। मैं तो वही नहीं मानता, मैं तो उस चीज को मानूंगा जिसके ऊपर लघु कथा लिखा हुआ है। लघु कथा की 2 पुस्तकें हैं जो प्रामाणिक हैं, रावी की पुस्तकें। मेरे कथा गुरु का कहना है 1 और मेरे कथा गुरु का कहना है 2। पहली छपी थी 1958 में, दूसरी छपी थी 1961। क्या नाम है लघु पुस्तक का? मेरे कथा गुरु का कहना है, मेरे कथा गुरु का कहना है
एक और मेरे कथा गुरु का कहना है 2। रावी जी का है ना? जी रावी। जी। उससे उससे पहले बोलते हैं जी 44 में छपी थी, 45 में छपी थी, 48 में छपी थी। यार मैंने तो नहीं देखी, मैं तो उसको मानूंगा जो मैंने देखी। ठीक है, अब सिद्धेश्वर मेरे को बोल दें कि भाई मैंने 1953 की देखी है, मैं मान लूंगा, क्योंकि ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा। ऋचा वर्मा बोल दे कि मैंने 1952 की देखी है, मैंने 1951 की देखी, 1948 की देखी, 47 की देखी, मैं मान लूंगा। तो इन लोगों की स्टडी बहुत जरूरत है। अब तो वैसे ही मेरे को यार धक्के से बनाए कि वो पहली लघु कथा है अपने किसी की, तो मैं कैसे मान लूंगा? और लोग पीछे पड़े हुए हैं, और जहाँ पे ये बनाया जा रहा है वो किस प्रकार से बनाया जा रहा है मेरे को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आप सभी लोग आंखों वाले आप सब जानते हैं जी। सीधी बात है भाई। मैं तो जिद्दी पंजाबी आदमी हूँ, या तो मुझे आंदोलन करवा दो जो मैंने नर्म किया है, सीधी बात है। जो मैंने सीखा हो मेरे को बता दो कि मैंने गलत सीखा, मेरे को गलत प्रूव कर दो। नहीं, मैं आपकी पूरी बातों से सहमत हूँ। मैं दोनों हाथ उठा के बोल दूंगा मैं गलत था। मैं जिंदगी में बहुत बार मैंने अपनी गलती मैंने अपनी जो है एक्सेप्ट की है। नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, आपकी पूरी बात है। मैं इसीलिए मैं सारी इस गोष्ठी को रखना चाह रहा था। कुछ लोग कथाओं का पाठ करेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे, हम सारी बातों को छोड़कर हम कहें कि इसी बात पर आज विचार विमर्श होगा। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। आपने आप 2 लाइन लिखकर बहुत बड़ा काम किए हैं। अब मुझे ये बताइए 40 साल 42 साल से जो आदमी काम कर रहा है सिद्धेश्वर, कितने लोग हैं इनका नाम कितने लोग हैं जो इनका नाम सम्मान से लेते हैं? मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने लोग हैं जो इनके काम को जो है वो रेखांकित करते हैं? अभी 15, 20, 25 दिन में मेरा अंक आ जाएगा। मैं पहला संपादक हूँ जिसने इनके ऊपर आलेख लिखवाया। मैं पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा था कि सिद्धेश्वर पे कोई आलेख लिखे। बिहार के लोग ही मुझे मना कर रहे थे, बिहार के लोग ही मुझे मना कर रहे थे। तो सिद्धेश्वर जी के बड़े अंतरंग मित्र होंगे। तो मैंने ऋचा जी को बोला, मैंने कहा ऋचा जी जिस दिन मैं मरा ना उस दिन मेरे मन के ऊपर ये बोझ रह जाएगा कि मैंने एक ऐसे आदमी को छोड़ दिया जिसका जिक्र होना जरूरी था। आप मेरी पत्रिका देखिए, मैंने ऐसे कृष्ण मनु उसके ऊपर जिंदगी में किसी ने एक लाइन नहीं लिखी होगी, मैंने उसके ऊपर आलेख लिखवाया। अनिल शूर पे मैंने आलेख लिखवाया। मेरे मन पे बोझ था कि सिद्धेश्वर जी के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम लोग बहुत बार एक दूसरे के साथ बहस कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से असहमत हैं, जहाँ भाई है वहाँ भाई हैं, पिता के रूप में हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरे मन में बोझ था, मैंने कहा यार जब अगर जिस दिन मैं मरा ना मेरे मन पे बोझ रह जाएगा, एक आदमी रह गया। ऋचा जी को मैंने कहा, अब ऋचा जी पहले बहुत एप्रीहेंशन में थी, तो मैंने ऋचा जी को बताया, मैंने कहा भाई ऐसे लिखना। और मैं इनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरी बात को जो है स्वीकार किया और बहुत अच्छा आलेख किया। जी अनिता जी, आप बड़े गलत मौके पर ऑफलाइन हो गई। नहीं, मेरा लाइट चला गया था, यहाँ अभी फिर आ गया। यहाँ से लाइट ही खत्म हो गई थी। मैं सहमत इस बात से कि जिसमें लघु कथा शब्द आया ही नहीं वो पहली रचना पे, तो फिर वो उसको कैसे हम अब आपने भभूति मिश्र जी पहले गोल कथाएं हुआ करती थी पहले के जमाने में, उनको भी लोग लघु कथा कह रहे हैं और भी। लेकिन जब पूरी तरह से लघु कथा शब्द को अपनाया हम लोगों ने, तो हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ लघु कथा शब्द जुड़ा है बिल्कुल। मैं एक ना पोस्ट जो है, एक मेरे पास मैसेज है डॉक्टर रामनिवास मानव जी का, मैं सिद्धेश्वर जी को भेजूंगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन सी रचना को पहली रचना लिखा है। बहुत विद्वान आदमी है, आज भी एक बहुत बड़े कॉलेज में उपकुलपति हैं वो, और कम से कम भाई साहब उनके ऊपर 150-200 PhD हो चुकी है, 15-20 डिग्री तो हो चुकी है। अनिता जी, मैं एक सवाल कर रहा था, आपने ना जिक्र किया आपने भभूति मिश्र जी का टूटा हुआ सामान, कौन सी थी वो
बचा सामान। बड़ी सुंदर लघु कथा है वो। और बहुत लोग बोलते हैं ये जो है बचा सामान ये भगवत जी का लघु कथा संग्रह है। अगर आप चाहें, मेरे पास को मुझे भी किताब पड़ी है, वो कथा संग्रह है, वो कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में उन्होंने एक छोटी कहानी लिखी है, ठीक है, हमने उसको लघु कथा माना है। मेरे बहुत से प्रश्न है, मैं किसी दिन तक बहुत लोगों को कटघरे में खड़ा करूँ। अनिता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए अभी। मैं बहुत लोगों को खड़ा करूंगा कटघरे में। मुझे डर नहीं किसी का। मेरी 63 साल से तो होने वाली है और 2-4-5 साल रह गए होंगे, तो मुझे डर किसी बात का। मंत्रों की लघु कथाओं के ऊपर अवसांचा लिखा हुआ है। अवसांचा जो है उर्दू में अवसांचा बोलते हैं, हिंदी में उसको लघु कथा। ठीक है, मुझे ये बताइए खलील जिब्रान की किस रचना के ऊपर ये लिखा हुआ कि ये लघु कथा या अवसांचा है? हमने माना ना उसको, क्योंकि वो प्रेम कैसा है। ठीक, दूसरी बात, मुंशी प्रेमचंद की बहुत सी रचनाओं को हम लघु कथा मानते हैं या अफसांचा मानते हैं। क्या मुंशी प्रेमचंद ने उसको अफसांचा लिखा? नहीं लिखा। और हम लोग इतने अक्लमंद हैं, हमने विनोबा भावे के एक संस्मरण को भी लघु कथा बना दिया। बाकायदा वो किताब में है, मधुदीप की किताब में। अनिता जी आपको पता हो, बात यह है कि मैं तो भाई प्रैक्टिकल आदमी, सीधी बात। वो कहते कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आसन की देखी। या तो मुझे कन्विंस करो कि भाई तुमने जो सीखा वो भूल जाऊंगा। देखो कोई एक आदमी अपना मेरी लाइफ में आज तक मेरे 38 गुरु है, 38 गुरु जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया, जो मेरे अपने सर्विस में मेरे गुरु थे, मेरे घर में गुरु थे, मेरी वाइफ भी मेरे गुरु थी, मेरा बड़ा बेटा भी मेरा गुरु है। तो इसको बोलते उर्दू में शब्द, मुझे हिंदी में सहनशीलता मैंने अपने बड़े बेटे से की। कॉलेज टाइम में जिसको बदमाश बोलते थे ना, बदमाश नहीं था, उस तरह का था। जहाँ मारपीट होती थी तो सबसे पहले मेरा नाम होता था, जहाँ भी हड़ताल होती सबसे पहले मैं होता था। तो मैंने उससे सहनशीलता सीखी है। तो मेरे 38 गुरु है, मेरा तो 39वां गुरु बन जाए और मुझे बता दे भाई तुझे यहाँ गलत है, कि जो 16 जून है ये लघु कथा दिवस है, मान जाऊंगा तो मना देना मुझे। मैं मोबाइल पे देख रहा था अपना आपका प्रोग्राम, मुझे भाई जी ने इनवाइट भी किया था, तो मेरे को एकदम से भूल गया। फिर मेरे को नोटिफिकेशन आया। अब ये जो वेबकैम पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ, सही जगह भी पड़ा भी नहीं हुआ, और मुझे ये स्पीकर वगैरह भी लगाने नहीं आते। मैंने अपने पोती को बोला, वो लेके आई, तो साथ में मेरे को देगी वो अपना स्प्राइट, कहते डैडी स्प्राइट पी लो, आपको गर्मी लग जाएगी। आप इतनी जोर जोर से बोल रहे हो। चलिए भाई जी आप बोलिए, मैंने बहुत बोल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। देखिए आज मुझे लग रहा है कि मेरे परिश्रम का या मेरे 40 साल का जो श्रम रहा वह आज मुझे आपके 2 शब्द से सफल हो गया। मैं बहुत अंदर से आत्मविभल हो गया, और मुझे नहीं लगा मेरे जीवन काल में, मेरे पूरे जीवन काल में आप जैसे व्यक्तित्व, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे ऊपर जीवनी लिखवाए होंगे और लिखवाए हैं, या हमारे प्रति आप इतनी अच्छी भावना रखते हैं। इतने निष्पक्ष ढंग से, इतने निर्भीक ढंग से बोलने वाला व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है। एक डॉक्टर सतीश पुष्करना जी थे, वो इस तरह बोलते थे। मैं जानता हूँ उनका भी बहुत कृपा रही है, वो मेरे बड़े भाई की तरह थे, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोगों ने लघु कथा आंदोलन में हम दोनों बहुत दूर तक साथ साथ चले हैं। अलग बात है कि बाद में
कुछ लोगों ने उसे आपने जैसा कि आपने कहा भी कि बिहार में ही बहुत हमारे मित्र ही हैं, बहुत इष्ट मित्र ही हैं जो इसके, तो क्या कीजिए, जो आदमी आगे बढ़, मैं जानता हूँ कि जीवन में एक ही चीज़ जाना हूँ, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, मैं यह नहीं देखता, मैं अपने जुनून में अपना काम करते चला जाता हूँ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत कमजोरी कहिए या खासियत कहिए। मैं किसी को नहीं देखता कि वो लोग मुझे क्या, मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं ईमानदारी से क्या कर सकता हूँ। लेकिन इसका मूल्यांकन करने वाला 1000 लोग नहीं होंगे, कम से 1000 में 1 लोग भी होंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़े कद वाले व्यक्ति होंगे। और आज आपने जो कहा, मुझे मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे सारे ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने लोग मिलता है और वो मुझे मिल जाता है, उससे मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना आपके 2 शब्द से मुझे मिली है। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नहीं, मैं इसलिए करता हूँ कि आज का समाज क्या है, योगराज प्रभाकर जी आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी बहुत जगह बहुत कटु बोलता हूँ। इसलिए लोग, आपने जो कहा ना कि सिद्धेश्वर जी, हमारे पीछे लोग क्या क्या सोचते क्या बोलते हैं हमको मालूम है, और इसके बावजूद मैं भीतर हमारी आत्मा जो आवाज़ जो बोलती है, मैं वही बोलता हूँ। मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं करता, चाहे मुझे वो उपलब्धि प्राप्त हो या ना हो। तो आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी इस गोष्ठी के बहाने, हालांकि मुझे लगा कि आप यह गोष्ठी शायद मेरे लिए ही हो गई, लेकिन और ऋचा वर्मा ने बहुत मेहनत किया है। मैं 2 मिनट लूंगा आपसे जी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ ना, समाप्त हुआ, तो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जी अब आप रथ से नीचे उतरिए। तो अर्जुन ने कहा जी मैं कैसे उतर सकता हूँ, पहले आप भगवान है, मैं तो सेवक हूँ। मैंने कहा नहीं, आप उतरिए। बहुत देर बहस हुई। आखिर में उन्होंने, कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कन्विंस कर दिया कि पहले आप उतरेंगे, मैं सेवक हूँ, मैं बाद में। तो सेवक अब मालिक की बात मान के, भगवान की बात मान के अर्जुन जी जो थे वो रथ से नीचे उतर गए। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन अब तुम इस रथ से बहुत पीछे चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। तो अर्जुन ने वो कोई प्रश्न नहीं किया, बहुत दूर चले। उसके बाद में कृष्ण जी ने बहुत ऊंची छलांग लगाई उस रथ से, और बहुत दूर जाकर उन्होंने छलांग लगाई। जैसे ही वो रथ से नीचे कूदे, रथ हट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन ने पूछा कि महाराज भगवान ये क्या माया। उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध के बहुत से पुण्य और पाप दबा के बैठा हुआ, वो तुम्हारे बस के नहीं थे, तुम्हारी शक्ति थी उनको एग्री करना, उसको पार पाना, ये मैं ही था। मैं बहुत रात सीढ़ी में दबाए हुए बैठा हूँ। हमारे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े लेखक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब मिलेंगे पत्र तब लूंगा, वो एक मध्य भारत के लेखक को मुंशी प्रेमचंद का बाप बताते हैं, लेकिन उससे अच्छी लोकता लिखी ही नहीं कोई सकता। मतलब उन्होंने इतनी जगह उनका मतलब वर्णन किया, इतनी जगह तारीफ की उसकी। तो मैंने भी उनकी एक दो किताब पढ़ी उस लेखक की, जिसकी बहुत तारीफ की थी हमारे मित्र ने। मित्र तो नहीं है, मेरे से 12-14 साल बड़े होंगे। मैंने कहा कि इस आदमी को, मध्य भारत वाले आदमी को, ये उत्तर भारत वाला जो मेरा मित्र है, इससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मेरा एक अंक निकला, आलेख विशेषांक। अनिता रखनी जी, मैंने कहा कि आप उस आदमी के ऊपर मुझे एक आलेख लिख के दीजिए। पता उसने क्या बोला? मैं कसम खा के बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं भगवान मुझे कफन नसीब न करे। बोला उस साले की 4 से ऊपर खाने काम के लिए, जिसकी वो हर आलेख में तारीफ करता था, उसके बारे में मतलब मैं ऐसी चीजें दबा के बैठा हुआ। कम से कम 4 लोगों को बिहार के मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये एक आलेख लिखना है, ये मेरी जीवी तमन्ना है कि आलेख ये चांके के ऊपर 40-50 लोगों के आलेख लिखवाने हैं, एक आलेख तो सिर्फ 20 रुपये आना चाहिए।
तब तक सिद्धेश्वर जी से मेरा कोई परिचय भी नहीं था। मेरा परिचय भी नहीं था। इनका एक इंटरव्यू मैंने लिया था, आपको याद होगा, तो जी किताब जी में छपा हुआ है, जहाँ जी। 55 लोगों के प्रश्न। मेरा इनसे तो पर्सनली मेरा कोई वो मेरा परिचय नहीं वो था। मेरा पहला संपर्क था आपसे, हाँ, निश्चित। तो मैंने देखा, मैं पढ़ता रहा। मैं लिखता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मैं पढ़ता बहुत ज्यादा हूँ। मुझे पता है, मुझे आज ही पता है कि कोई आदमी कहाँ पे खड़ा है। आप किसी का नाम लीजिए, मैं बता दूंगा। ये आपकी महानता, आप इस तरह सोचते हैं, बहुत महानता नहीं भाई, बहुत बहुत महानता नहीं धन्यवाद भाई। आपका। ये आपकी ईमानदारी भी है, मैं ईमानदारी भी कर रहा हूँ। मैं इसका संपादक हूँ। जी जी और दूसरी बात, मैं 40 साल रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में। हमें दो चीजें सिखाई जाती हैं। एक तो सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, और दूसरा सिखाया जाता है आदमी को सुन के बताना कि ये चीज क्या है। ये दो चीजें हम सबसे पहले सिखाई जाती है। मैंने 40 साल जो है वो नौकरी की है कॉर्पोरेट सेक्टर। मुझे पता था कि आदमी कोई चीज तो है ना जो 40 साल से खड़ा हुआ है। मैं इनको अनाम सिपाही बोलता हूँ। राजघाट पे जो लगा हुआ है ना अनाम सिपाही, जो कुर्बानियां बहुत की लेकिन नाम नहीं आया, ये उनमें से एक है। लेकिन मेरा मेरा प्रयास है कि कोई अनाम ना रहे। बहुत बहुत बढ़िया भाई जी। रमेश बत्रा ने केवल 26 लोगों को फाइल लिखी थी, लेकिन आज तक लोग उसको याद करते हैं ना। बिल्कुल 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 सही बात है। काम ऐसा होना चाहिए। करते हैं ना, भी नाम लेते हैं। हाँ, और बड़ा सर सम्मान नाम लेते हैं। और वो उन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित किया है लघु आघात, जो मेरे पास अब भी है, उस समय उनसे हमारा बड़ा संपर्क। नहीं, लघु आघात नहीं, वो लघु घाट उनका नहीं है। वो विक्रम सोनी का है। अच्छा, विक्रम सोनी का है। ये सारिका करते थे। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये सारिका के संपादक थे। हाँ हाँ, समझ गए, जी जी। ये कितने ये लोग हैं ना, ये दिल्ली वाले, ये सब चमके थे इनके यार। तो आज बोलते मैं इसका फलाना, मैं सगा हूँ, वो इनको घास नहीं डालता था। आज आप 25 लोग मिलेंगे आपको जो आपको बोलेंगे कि मैं रमेश बत्रा की कहा अपनी बगल का बाल था, वो मुंह नहीं लगाता था इसको। वो पंजाब का था, जलंधर का था, मेरा पड़ोसी था वो। सारिका में दे तो थे, तो बहुत लोक कथा का उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। तो उन्होंने विशेषांक निकाले, ऐतिहासिक विशेषांक थे। किंतु आप उसको पढ़ के देखिएगा, अगर जिसके पास हो। पहले विशेषांक में चुटकुले थे, अनिता लक्ष्मी चुटकुले थे वो। अगर आप पहला विशेषांक उसका देखें, दूसरे विशेषांक से थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई थी। सिद्धेश्वर भाई आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि कभी सुनता रहो, और लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन रात का समय है। और मेरी पोती 2 बार बोल रही है। हाँ मेरे को डैडी बोलती है जी। डैडी गर्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं अब सीधे पढ़ता हूँ। मैं बहुत लोगों को नहीं सुन पाऊंगा, बहुत सारे कई लोग हैं, लेकिन 3 लोगों को सुनना मुझे बहुत ज़रूरी है, जिसमें डॉक्टर मंजू सक्सेना है, अनीता रश्मि जी है, और ऋचा वर्मा जी। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ, थोड़े थोड़े समय में आप लोग अपने अपने विचार रखें, जो भी आपने लघु कथा दिवस के बारे में जो अभी योगराज प्रभाकर जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसको लेते हुए आप लोग संक्षिप्त में अपने विचार दें। डॉक्टर मंजू सक्सेना को मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय योगराज प्रभाकर जी को स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ, और बाकी अपने साथियों को भी, और आदरणीय अनीता रश्मि जी को। अब आज लघु कथा दिवस, कथा कथित लघु कथा दिवस क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, उसकी बधाई तो बनती है क्योंकि योगराज प्रभाकर जी ने आँख से पट्टी हटा दिया हम लोग का। क्योंकि हम लोग एक लघु कथा के नाम पर हम इकट्ठे हो गए, इसलिए मैं उसकी बधाई देती हूँ। और हमारे साथ आदरणीय योगराज प्रभाकर जी आ गए, और इतनी हमें नई जानकारियां मिली, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इतना बोल चुके हैं, और मैं तो उनके सामने बिल्कुल ही लघु कथा में बच्चा हूँ। मैं
आदरणीय अनिता रश्मि जी को से निवेदन करती हूँ कि वो कुछ बात करें। मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगा। जी जी अगर लघु कथा दिवस मनाना ही है जी। तो सतीश राज पुष्करणा जी के जन्मदिन को क्यों नहीं मनाते भैया हम लोग? अब बताइए हमसे बड़ा लघु कथा के लिए किसने काम किया? सतीश राज पुष्करणा से ज्यादा लघु कथा के ऊपर किसने काम किया है, ये मुझे बताइए। 1 मिनट ठहरिए जरा। ये पुस्तक देखिए, कथा देश। ये 700 सफ़े की किताब है, 700 सफ़े की, और आज से 40 साल पहले छपी उस बंदे ने। जी जी, ये किताब है मेरे पास, मेरी भी रचनाएं उसमें है। 25 लोगों की 25 लोगों का 625। इतना बड़ा अगर किसी ने काम किया हो तो उसका तो मनाइए भाई, किस आदमी का क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत उन्होंने नए पुराने दोनों तरह के ईमानदारी से उन्होंने उसका संपादन बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो संपादन कर रहे हैं बलराम जी, वो अपने गुट के लोगों को शामिल कर रहे हैं जिसको लोग कथा लिखने आता भी नहीं है। मैंने क्या क्या छद्म होता है आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, आप जो दिखला रहे हैं वो तो मेरे पास भी, चूंकि उसमें एक रचनाकार मैं भी हूँ, वो ऐतिहासिक पुस्तक है। उसमें आप रचनाएं पढ़िए, कितनी निष्पक्षता से नए पुराने लोगों को उन्होंने लिया था। अरे भाई, इस आदमी के जन्मदिन को मनाइए ना आप, लघु कथा दिवस, जो 55 साल लघु कथा के लिए खपता रहा। हाँ, अनिता रश्मि जी। अनिता जी, ये पुष्करणा जी जो थे बेसिकली पंजाबी थे, और मेरे साथ ये पंजाबी में ही बात करते थे। मेरे घर बहुत बारी आए हैं ये और कल्पना भट्ट दोनों, और हम लोग ना हमारे एक हॉल में हम लोग बैठे थे। ये लोग तो नहाते भी थे, ये नहा धो भी लेते थे, मैं तो छींटे मार के बैठ जाता था पूरा दिन। और कोई लघु कथा के बारे में बात की थी, मैंने आज तक कभी पुष्करणा जी को नहीं बोला कि मेरे लघु कथा ये चीज कीजिए, इसको परिभाषित कीजिए ना, सिर्फ उनके लाइफ के एक्सपीरियंस में सुनता। अब ये बताइए कि ये आदमी डिजर्व करता है या वो आदमी डिजर्व करता है जिसकी रचना लघु कथा है ही नहीं? चलिए पुष्करणा जी को भी छोड़ दीजिए, कम से कम भारतेंदु को तब तो ना छोड़िए ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठाया जा सकता है। आप आज जो आप इस विचार को थोड़ा सा हमें आप टाइप करके भेज दीजिएगा, हम शामिल करेंगे इसको। नहीं थोड़ी 2-4 लाइन। नहीं, आपको जो करना करिए। ठीक है। हाँ, अनिता रश्मि जी आप थोड़ी सी बोलिए, उसके बाद ऋचा वर्मा के बात के साथ जी। सभी को नमस्कार। यह बात जो नहीं उठी है कि वास्तव में लघु कथा दिवस किस दिन मनाना चाहिए, विचारणीय प्रश्न है। मेरे विचार से बहुत पहले ही इस पर आपस में मिलकर, खासकर जो लोग बड़े कार्य कर रहे हैं, हम लोग तो लिखते हैं केवल लघु कथाएं या थोड़े विचार देते हैं या थोड़े आलेख वगैरह, लेकिन जो लोग 40-45 वर्ष से लगातार लिख रहे हैं, और सतीश राज जी को मुझे याद है बहुत पहले जब मैं छात्र जीवन में ही महेंद्रू पटना करके उनका परिचय पता हुआ करता था, वह आज लघु कथा नगर है, उस समय भी लघु कथा नगर था। तो वैसे व्यक्ति पर अगर हो रहा है तो हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, और इसके लिए एकमत होने के लिए आपस में विचार विमर्श करें, खासकर वो लोग जो अलग अलग मतों के साथ चल करके अलग अलग दिवस को चुन रहे हैं। आपस में आप जितने बड़े लोग जो बड़े बड़े कार्य करें लघु कथा के क्षेत्र में, वो आपस में एकमत हुई है, उसके लिए आपस में बात विचार विमर्श कीजिए। क्योंकि लघु कथा को मैंने आंदोलन के समय भी देखा है कि बहुत विवाद हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े लेखक जो लिख नहीं पा रहे थे, जो कथाकार थे, नाम नहीं लेना उचित होगा क्योंकि फिर बहुत सारे लोग अनावश्यक खड़े होंगे, और विवाद तैयार। तो बड़े बड़े लेखक जो कथाकार हुआ करते थे, वो उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं लघु कथा लिख नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इतना विवाद खड़ा किया था कि लघु कहानी है, ये लघु व्यंग की तरह लिखा जाए, ये लघु कथा है, कभी जोड़ के लघु कथा नहीं कहा। उन लोगों का विवाद के बाद अब नया विवाद शुरू हुआ, फिर उसके आकार प्रकार
चरित्र चित्रण से लेके किस तरह से लिखा जाना चाहिए, भाषा से लेके सब। तो इस पर एकमत होने की आवश्यकता है। अभी एकदम नया जो है आजकल दिवस मनाने का, कुछ सालों से मन रहा है माधवराव सप्रे जी के जन्म दिवस को मानते हुए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि जब उस कथा को, जिसको लघु कथा माना जा रहा है और कहा जा रहा है, जिसके कारण उन्हें दिया जा रहा है, इस दिवस को मनाया जा रहा है, वो अगर वास्तव में लघु कथा के प्रारूप में या फिर कहिए नाम के साथ अगर वो रचना नहीं आई है, तो फिर हम उसे लघु कथा कैसे माने? तो इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी है कि लोग जो मना रहे हैं बुरा माने बिना, ये सोचे बिना कि उसका वर्चस्व ज्यादा मेरा कम, सब एकजुट हो जाए। अब टाइम आया है कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए ऊपर जाने का लघु कथा से, क्योंकि बहुत ऊंचाई पा चुकी है। तो हम क्यों नहीं फिर से आपस में विचार विमर्श कर ले और फिर एक तय करें लघु कथा दिवस का, और नहीं तो दिवस मनाना ही छोड़ दे, यूं ही लघु कथाएं मनाते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनीता, और क्या, सही बात। करनी क्यों है? हाँ, करना ही क्या है, बिल्कुल सही। विवाद करने से क्या फायदा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता रश्मि जी, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण विचार आपने दिया है। अब मैं अंत में चाहूँगा कि हमारी ऋचा वर्मा जी मंच पर बैठी हुई हैं, और उनके बारे में तो योगराज प्रभाकर जी ने बहुत कुछ कह दिया है। और सही में बहुत मेहनती और सक्रिय लेखिका हैं ऋचा वर्मा जी। काफ़ी सहयोग हमें हर तरह से कर रही हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप जो चाहते थे वह पूरा की, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऋचा वर्मा जी भी अपनी संक्षिप्त विचार यहाँ दें। सपना चंद्रा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सपना चंद्रा जी। सिद्धेश्वर भाई, हाँ, पूरे बिहार में आप बुरा मत मनाइएगा जो मेरे बिहारी मित्र हैं। ना बोलिए। अगर किसी की हिंदी शुद्ध है तो ऋचा वर्मा की। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों ने आप उनको आज अलग सम्मान दे दी। नहीं भाई, मेरे जो बिहारी भाई बहन है ना, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में उलझे रहते हैं। तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ, यही वजह है कि हमारे जो 2 अखबार छप रहे हैं, दर्पण और राइजिंग बिहार, दोनों की सह संपादिका यही है। और मेरी जो भी पुस्तक प्रकाशित हो रही है उसमें सह संपादन का काम कर रही हैं ऋचा वर्मा जी। इनकी भाषा सबसे शुद्ध है। अलीका रश्मि जी ने, अदरवाइज ये लिंग पुल्लिंग में उलझे हुए पूरे बिहारी लोग हमारे। 21वीं सदी की लोक कथा पुस्तक का भी संपादन कर रहे हैं। से बात कर रहा हूँ, बड़े मजाक से, कोई बुरा मत माने। नहीं, ठीक है, अच्छी बात। ऋचा वर्मा जी, आप मैं तो हिंदी भाषी जरूरी है, मैं गंभीर बात है। मैं तो हिंदी भाषी ही नहीं, मैं तो पंजाबी हूँ। फिर भी शुद्ध बोलते हैं। मुझे तो बहुत माफी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। जी ऋचा जी। सर, अब मैं तो क्या कहूँ, आज का दिन तो यादगार दिन है। और उसके बाद मैं अभिवादन करती हूँ आपका सर, इस मंच पर। मंच धन्य है आपके। और मैं लघु कथा के विषय में कहने से पहले, आपका जो फक्कर हुआ था मैंने पहले ही पढ़ा, आज फिर चाह रही थी कि पढ़कर उस पर कुछ लिखूं, आधा तैयार कर ली हूँ। आपका फक्कर हुआ था हमारे बिहार के नागार्जुन की याद दिला देता है। फक्कर अलमस्त, और अपनी बात बेबाक तरीके से कहते थे। इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा। और आज आप सर, जो बात आपसे मेरी बात भी हुई, और मैं इतना आभार व्यक्त करूँ कि आपने मुझे लघु कथा कलश की वो प्रति उपलब्ध करवाई। मैंने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा, लिखना चाह भी रही थी, लेकिन कुछ इधर संपादन के कार्यों में थी सर। अब आती हूँ मैं दिवस का। ये दिवस मनाने की जो परंपरा कुछ वर्षों से फेसबुक के साथ ये बहुत तेजी से बढ़ी है। हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है। ये लघु कथा दिवस, कहानी दिवस भी होता, कविता दिवस भी होता, लेकिन ये नहीं, एक पश्चिम से जो आई है प्रथा, वो लघु कथा दिवस, मुझे तो यही लगता है। दूसरी बात लघु कथा की हाँ, एक और बात, सतीश राज पुष्करना की याद में 28 जून को लेख मंजूषा और ध्रुव कुमार की संस्था जो है अखिल भारतीय लघु कथा, वो एक कार्यक्रम करती है हर वर्ष। लेख मंजूषा की विभा रानी श्रीवास्तव जी इसको मनाती हैं। तो इस याद में हमारे पटना में एक अच्छा आयोजन हर साल होता है। मैं भी लेख मंजूषा की सदस्य हूँ, और ध्रुव कुमार सर हमको अधिकतर बुला ही लेते हैं, तो मैं जाती हूँ। तो इस बहाने हम लोग सतीश राज पुष्करना को याद करते हैं। अब एक और बात,
लघु कथा की विधा में लघु कथा तो मंटो के जमाने से आ रहा है। मंटो से बढ़िया लघु कथा किसने लिखी होगी। मैं मंटो की लघु कथा विवादित भी रही, लेकिन उन्होंने सटीक लघु कथा लिखी। लघु कथा की परिभाषा मुझे लगता है बाद में आया, लिखी पहले जाने लगी। और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इस बात पर लोग बहुत, मैं चाह रही थी किसी विद्वान से कभी भेंट हो तो मैं पूछूं, लघु कथा का जो सकारात्मक अंत पर लोग इतना जोर क्यों डालते हैं कि जबरन ही कुछ सकारात्मक संदेश ही दिया जाए, तो क्यों ये जातक कथा तो नहीं है। मुझे इस बात पर, क्योंकि साहित्य समाज की बात को रखता है जस की तस। अगर हम कहते हैं कि बच्चा सीढ़ी के पास खेल रहा गिर जाएगा, तो हम तो यही कहेंगे गिर जाओगे चोट लग जाएगी। ये तो नहीं कहेंगे उसको सकारात्मक ढंग से कि गिरोगे तो कोई पकड़ के तुमको बचा लेगा। तो जबरदस्ती का ये सकारात्मक जो सोच है, इस पर मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ये अंत को, ठीक है अगर सकारात्मक जाता है तो सकारात्मक, अगर कभी कभी नकारात्मक संदेश देकर भी हम लोग सकारात्मक की ओर लोगों की सोच को बढ़ा सकते हैं। इसका जवाब हमको चाहिए सर। मेरी बात सुनिए जी। तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, यही नकारात्मक और सकारात्मक की बात एक चर्चा चली। एक बहुत बड़े छंदाचार्य हैं मध्य प्रदेश के, मेरे से बहुत स्नेह है उनका और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा कि अंत सकारात्मक होना चाहिए और निदानात्मक होना चाहिए। जैसे हम लोग 5-6 लोग जुड़े हुए ना, तो उस मीटिंग में हम लोग तकरीबन 40 लोग थे, फिजिकल मीटिंग थी। तो मैंने उनको प्रश्न किया, मैं उनको आचार्य जी बोलता हूँ। मैंने कहा आचार्य जी, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई किसी आदमी को हार्ट अटैक हो गया और वो सड़क पे गिर गया, आप क्या करेंगे? बोले भाई मैं उसके लिए जो है वो प्राथमिक उपचार का जो है वो प्रबंध करूंगा, एम्बुलेंस बुलाऊंगा। मैंने कहा आचार्य जी आप उसका जो है ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? आप उसका ऑपरेशन क्यों नहीं करते? बोले वो जो काम है ऑपरेशन का वो डॉक्टर का है। लघु कथाकार का जो काम है वो डायग्नोसिस का है। जी जी। लघु कथाकार को डायग्नोस करना है। एक बार प्रॉपर डायग्नोस हो गया तो उसका इलाज भी सही हो जाएगा। लघु कथाकार जो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। आपके सामने भी अगर किसी को मतलब हार्ट अटैक हो जाए तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उसको वो मुंह से दे दो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की ये बात आप भूल जाइए। नेगेटिव या पॉजिटिव या सकारात्मक या नकारात्मक, ये निर्भर करता है कि स्थिति क्या है। कथानक पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कथानक पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। वो तो जबरदस्ती थोड़े नकारात्मक और सकारात्मक करेगा आदमी। बिल्कुल। अब आपके सामने किसी आदमी को गोली मार दी तो आप वहाँ आ जाके डांस करने लगेंगे, लेकिन मुझे सकारात्मक बताइए मुझे। बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं, सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। और ऋचा वर्मा जी कुछ बोलना चाहिए क्या? जितनी बात थी उतनी मैंने कही। चले अंत में सपना चंदा जी जुड़ गई है, यदि आप 2 शब्द कुछ बोलना चाहती तो बोल सकते। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम सर, युवराज सर को बहुत प्रणाम, मैं उन्हीं को सुनने के लिए आई थी। चले, अरे तो आप मिस्टेक कर गए तो बहुत बड़ी बात बोल दी है, लेकिन आप देख लीजिएगा, यह सब रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा बाद में। बहुत बड़ी बात आज उन्होंने कहा है। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप देखिएगा कि आज का कार्यक्रम जो मैंने अचानक रखा, ये कई मायने से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, यदि हमको डॉक्टर मंजू सक्सेना का सानिध्य नहीं मिलता, उनकी सहमति नहीं मिलती, तो शायद आज का कार्यक्रम हम नहीं कर पाते अचानक। तो इस अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने जो समय दिया, खासकर योगराज प्रभाकर जी ने जो समय दिया, और इतने महत्वपूर्ण बात आकर हमारे मंच पर आपने जो कहा, आज लघु कथा दिवस सफल हुआ ना हुआ, लेकिन आज हमारी यह गोष्ठी जरूर सफल हो गई। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और रात का समय है इसलिए हम और अधिक समय ना लेते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, पुनः आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। आपका ज्वलंत प्रश्न शुभ रात्रि। पहुंचे
विचार विमर्श हो। अब डॉक्टर मंजू सक्सेना से मैं कहूँगा कि आप 2 शब्द का क्या समापन कीजिए। आप संस्था के अध्यक्ष हैं। ये चाहे ये विश्व लघु कथा दिवस है या नहीं, लेकिन ये हमारे लिए कम से कम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, बहुत सफल सिद्ध हुआ। और कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वही एक कहावत यहाँ पर चर्चार्थ हो रही है। और मुझे तो मेरे लिए तो महत्व इसलिए हो गया, मेरे योगराज प्रभा के द्वारा मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया आज। उससे बड़ा अवार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज ही लघु कथा दिवस है, आज से हो गया लघु कथा दिवस। शेखर भाई मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूँ और तजर्बे में भी छोटा हूँ। बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। आपको तो मैं मित्र ही मान के चलता हूँ। मित्र ही वो ठीक है, और वैसे वजन में भी ज्यादा हूँ। जी जी ठीक है, नमस्कार। लेकिन आज हमारा जो लघु कथा दिवस वाकई एक तरह से लघु कथा दिवस सच्चे मायने में हम मनाए आज, क्योंकि हमें लघु कथा की बहुत सी जानकारी हुई। मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा जी, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा। मैं 1980-81 में किसी गुरु से ज्योतिष सीख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि जी मैं ज्योतिष सीख जाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा 10-15-20 साल में सीख जाओ, 10-15 साल में सीख जाओ। तो मैंने उसको 20 साल लगा दिया। ठीक, जब उन्होंने मुझे ग्रेजुएट किया 25 साल बाद, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा जो ज्योतिष है ना वो भरे हुए पेट और भरे हुए नींद वाले का काम। पेट भी भरा हुआ हो और नीयत भी भरी हुई हो। जिन लोगों का पेट भी भरा हुआ और जिन लोगों की नीयत नहीं भरी हुई, वो आज लघु कथा दिवस मना रहे हैं। जिनको शील्डें चाहिए, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, जिनको सम्मान चाहिए, जिनको वाहवाही चाहिए, ना उनके पेट भरे हुए और ना उनकी नीयत भरी हुई। मेरा ये संदेश पहुंच जाएगा उन तक, एकदम पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे कोई चिंता नहीं। बहुत सही बात आपने कहा। नमस्कार। नमस्कार, शुभरात्रि। सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभरात्रि।